हम बात करें मिड पॉइंट की। सबसे पहले हमने ये यहाँ पे अब हम अपने डेटा को लेके चलते हैं। डेटा मैंने पूरे सारी वीडियोस में एक ही यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ क्लासेस, ये क्लासेस हमारी, ये फ्रीक्वेंसी है। इतना डाटा हमने पहले पढ़ लिया, पहले फाइंड किया है। अब हम कुछ एडिशनल चीज़ें देखेंगे कि मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट होता है कि लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट क्या होती है कि हमारी जो क्लास है उसमें जो लोअर वैल्यू है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। जो अपर वैल्यू है, ज्यादा बड़ी वैल्यू है, उसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। दिस इज लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट। मिड पॉइंट क्या है कि अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट 30 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2। 30 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस मिड पॉइंट। एक्स, मिड पॉइंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 33.5। इसका मिड पॉइंट कैसे, इस क्लास का, हर क्लास का अलग अलग मिड पॉइंट होगा। 38 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। 46 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2 49.5 इसका मिड, इस क्लास का मिड पॉइंट है, एंड सो ऑन। एक और क्वेश्चन के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की हुई है अपनी पहली फ्रीक्वेंसी में, अब सेकंड फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट ऐड कर देंगे 1 प्लस 3 प्लस 1 4, तो ये इस क्लास की कम्युलेटिव, इस क्लास तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस क्लास तक अगर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 8 प्लस 3 प्लस 1, इस क्लास तक फाइंड करनी है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 7 प्लस 9 प्लस 9 8 प्लस 3 प्लस 1, इस क्लास तक फाइंड करनी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास जिस क्लास है, जो क्लास हम हमारे फोकस में है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी में पिछली सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें। कम्युलेटिव इफेक्ट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। और एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का ये डेटा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। अब ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में मतलब हम, अगर हम इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है 8 डिवाइड बाय सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 8 डिवाइडेड बाई 30 इस क्लास की होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 8 डिवाइडेड बाई 30। इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, ये वाला 1, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30, तो 1 डिवाइडेड बाई 30 इस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये चीज़। अब हम बात करते हैं क्लास लिमिट्स वर्सेस क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स हमने बात की कि दिस इज लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं हम अपने डेटा में, हमारे पास यहाँ पे गैप आ गया ना 37 और 38, मतलब ये गैप आ गया, तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए अपनी क्लास के डेटा से हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ये हमारे पास फ़ायदेमंद होती है ग्राफ के बनाने में, कि अगर हम 30 से 37 का ग्राफ बनाए तो दैट इज़ नॉट एज फिजिबल एज कि हम 30 कॉन्टीन्यूस हमारा पास डेटा हो, कॉन्टीन्यूस हमारा ग्राफ बने। उसको हम आगे जाके भी देखते हैं क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। अब इसके 3 स्टेप्स हैं, इसको हम देखते हैं। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, होती हैं क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अपर क्लास लिमिट, ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अपर क्लास लिमिट फ्रॉम सेकंड लोअर क्लास लिमिट। फर्स्ट अपर क्लास लिमिट, सेकंड लोअर क्लास लिमिट। वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट सेकंड लोअर क्लास लिमिट, और मतलब हमने 30 जो अपर क्लास है, ऊपर वाली क्लास है, उसकी हमने हायर लिमिट को अगली क्लास की लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब 38 माइनस 37 करना है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट अपर क्लास लिमिट फ्रॉम सेकंड लोअर क्लास लिमिट, 38 माइनस 37 डिवाइड बाय डिफरेंस बाय 2। 38 माइनस 37, 38 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास वैल्यू आएगी, सब ये आएगी वैल्यू हमारे पास 1 वैल्यू आई। और मतलब 38 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 1, पहला स्टेप दैट इज के हमने सेपरेट किया तो हमारे पास 1 आया, उसको डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 0.5 आया। अब ये जो 0.5 आया है ना, इसको हमने लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाना है। मतलब 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 37 में ऐड करेंगे इस 0.5 को, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास। 46 में ऐड करेंगे 53, 46 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 53.5 में ऐड कर देंगे। इसको हम देखते हैं इधर नीचे कि हमारे पास क्लास लिमिट्स हमने फाइंड की हुई थी।
हमने अब क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया कि ये दो वैल्यूज़ ली 38 माइनस 37, इनको डिवाइड किया 2 से, दैट विल गिव अस ऑलमोस्ट 0.5। अब 0.5 को हमने लोअर हर क्लास की लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। 30 माइनस 0.5 विल गिव अस 29.5, 37 प्लस 0.5 विल गिव अस 37.5। इधर 38 में से माइनस करेंगे 37.5 और 45 में प्लस करेंगे तो 45.5। ये सारी वैल्यू इस तरह फाइंड हो जाएंगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे डाटा कॉन्टीन्यूटी आ गई है डेटा में कि 29.5 से 37.5, फिर 37.5 ही एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। इसकी 45.5 पे ख़त्म हो रही है, तो 45.5 ही हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। इस तरह हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। अब क्लास बाउंड्रीज फ़ायदेमंद क्यों है कि ताकि हमारे पास जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स हमारे चाहते हैं, ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल दो ग्राफ्स हम यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम हमारा कहता है कि उसको चाहिए एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए ऑन द वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज अब क्या क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी आ गई एक डेटा में। अगर यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी ना होती तो यहाँ पे हमारे पास गैप्स बनते रहते, गैप्स के साथ बार्स बनती। अगर हम अब बात करें कि हिस्टोग्राम हमने बनाना कैसे है, तो क्लास बाउंड्रीज चाहिए हमें। क्लास बाउंड्रीज हमने ये इस डेटा में इधर ये वही सेम डेटा है, क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड कर ली और फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले ही प्रेजेंट है। तो हमने सिर्फ एक ग्राफ बनाना है, मेकिंग अ हिस्टोग्राम। व्हाट आर स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ वॉच फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी देखनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने अपने ग्राफ की रेंजेस कैसे सेट करनी है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 है ना, तो हम 1 का गैप रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम इजीली अपने ग्राफ को कुछ एरिया में बना सकते हैं। दैट इज़ फीजिबल फॉर अस। और क्लास बाउंड्रीज तो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 29.5, 37.5, फिर 45.5। बात तो एक ही है, अगर हम इसको देखें वो भी 45.5 पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है 45.5, फिर 53.5, 61.5, 69.5 एंड 77.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने देखना है कि हमारी जो क्लास, अब हम एक एक क्लास को देख के डेटा बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे कि 29.5 पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 1। 29.5 से हमने लाइन स्टार्ट की ग्राफ बनाना और उसको हॉरिजॉन्टल लेके यहाँ पे रोक देना हमने। फिर हमने देखनी है कि 37.5 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है। 37.5 पे हमारे पास थ्री फ्रीक्वेंसी है। 37.5 से लाइन प्रोट्यूट की और फिर 3 तक लेके गए क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 है, और फिर हमने हॉरिजॉन्टल कर दी। इसी तरह 45.5 वाले की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हमने 8 तक लेके जाना है, इसको 8 तक लेके गए और हॉरिजॉन्टल प्रोट्यूट कर दी। इस तरह अगले को स्टार्ट किया और प्रोट्यूट कर दी, फिर अगली जो है इसको प्रोट्यूट कर दी। इसको इस तरह हमारे पास पूरा एक ग्राफ बन जाएगा कि हमारी जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं वो देखनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो क्लास यूज़ कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी, जो क्लास यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरह हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब यूजुअली हम यही करते हैं कि हम हिस्टोग्राम के ऊपर ही अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये दो अलग-अलग हमारे पास हैं ग्राफ्स, लेकिन हम अपने हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसा ग्राफ है जो कहता है कि उसको मिड पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी चाहिए वाई एक्सिस पे। मतलब फ्रीक्वेंसी तो हम यही यूज़ कर सकते हैं वाई एक्सिस वाली, उसको मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट हमने किस तरह फाइंड किया था कि 30 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, 45 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए थे सारों के। मिड पॉइंट्स जो होता है वो एग्जैक्टली इस इसकी ना बिल्कुल एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट होता है। तो जो हमारे पास 33.5 है वो एग्जैक्टली इधर लाई करेगा, जो 41.5 है वो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट में लाई करेगा, 49.5 जो है वो एग्जैक्टली इसके मिड में पॉइंट लाई करेगा। तो हम इसको मार्क कर लेंगे डॉट्स से और फिर हमने सिंपली फ्री हैंड लेना है, अपना हाथ लेंगे और पेंसिल के थ्रू हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लेंगे। तो हमारा ये नीचे जो बार्स वाला है इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, और ये हमने जो ग्राफ सब बनाया है इसको हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमें क्या शो करता है, वो हमें
शो करता है कि हमारा डेटा किस तरह का है, मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है अपने डेटा की। फिर मतलब वो ये बताया गया फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी यूज़ मिड पॉइंट्स, और हम उसी को मतलब उसके ऊपर बना देते हैं। अगर हम उसको सेपरेटली बनाना चाहें तो हम हमारे पास जो ग्राफ आया था, उसका कर्व आया था, उसका कर्व को हम इस तरह सेपरेटली बना सकते हैं। अब ये कर्व जो है हमारे पास, इसका अगर हम देखें तो इधर हम लाइन मिड में लाइन ड्रॉ करें तो जितना इधर कर्व है उतना इधर ही कर्व है, तो इसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल डेटा है। मतलब लेफ्ट पे भी इक्वल डेटा लाई कर रहा है और राइट पे भी इक्वल डेटा लाई कर रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर हमारा कर्व इस तरह का है तो ये हमें शो करता है कि लेफ्ट पे कम डेटा है और राइट पे थोड़ा ज़्यादा डेटा है। एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, डेटा इज मोर ऑन द राइट साइड, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर कर्व इस तरह है कि ये डेटा हमारा लेफ्ट पे ज़्यादा है और राइट पे कम है, तो हम कहते हैं ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ये सिर्फ चीज़ें जहन में रखने की है और हमें ग्राफ्स के बारे में पता है और ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है।